हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और आपको पता है हमारा ये प्रेजेंटेशन सीरीज़ बना हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू in your NTA UGC NET exam for paper 1, and it is a kind of mock test, or you can say a kind of expected questions or a kind of वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो एनटीए यूजीसी नेट के पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डेली एक ना एक प्रेजेंटेशन आपके लिए डालते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं डेली एक प्रेजेंटेशन आपके लिए डालूं, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। आपको अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड प्रेजेंटेशन। ये हमारा थर्ड प्रेजेंटेशन, इससे पहले 2 मैं कर चुका हूँ, और प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसी में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। संदीप कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है वहाँ पर, और वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास 1200-1300 बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और अच्छे से पढ़िए। और मेरी कोशिश होगी आपके लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाया जाए जिसमें आपको कोई डाउट ना रहे। ऐसा प्रेजेंटेशन जिसको पढ़ने के बाद, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग से सारे डाउट निकल जाएं, और आपका नेट का पेपर या कोई और भी पेपर जहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी पूरी हेल्प हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो है काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, उसके आगे से अब हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, ये वाला। अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या बता रहा है। ये एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ लेडी। एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, कि उसकी मदर आपके फादर की ओनली डॉटर है। तो हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू द पर्सन। तो चलिए इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा एक लेडी से कि इसकी जो माँ है, उस आदमी की तरफ इशारा जिसकी तरफ वो कर रहा है, उससे कहा कि इसकी जो माँ है वो ओनली डॉटर है आपके पिता की, वो सिर्फ एक इकलौती डॉटर है, इकलौती बेटी है आपके पिता की। तो अब बताइए वो लेडी उस पर्सन से कैसे रिलेटेड है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ABCD, मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको आया सही तो ठीक है, नहीं आया तो अभी आपको तुरंत अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा A, मदर, ठीक है। कैसे होगा अब ये समझिए आप। देखिए एक पॉइंटिंग अ पर्सन, मान लीजिए एक ये पर्सन है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 1 की तरफ, ठीक है। 1 मान लो एक पर्सन, ये पर्सन इस 1 की तरफ पॉइंट कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। ये एक लेडी से कह रहा है, ये एक लेडी इससे कह रहा है, ये पर्सन इस लेडी से कह रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन इस लेडी से कह रहा है, क्या कह रहा है, इसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, 1 की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, कि इसकी जो माँ है, इसकी जो मदर है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। मतलब इस लेडी को कह रहा है कि तुम्हारे पिता की एक इकलौती बेटी है। भाई इसका फादर, इसके पिता की अगर इकलौती बेटी, एक ही बेटी हुई, तो ये लेडी तो खुद ही हो गई। तो बोल रहा है कि हिज मदर इज़ द, मतलब इस पर्सन की जो माँ है वो इकलौती डॉटर है तुम्हारे पिता की। तो भाई जब इसके पिता की इकलौती डॉटर, तो ये खुद ही हो गई। तो इसकी मदर इकलौती डॉटर है इसकी, तो इसका मतलब ये खुद ही लेडी हो गई। तो इसका मतलब ये लेडी इसकी क्या हुई, इस पर्सन की क्या हुई, मदर हुई। यानी कि ये औरत खुद ही इस
पर्सन की माँ है। इस तरह से ये आंसर इसका क्या हो गया, मदर। तो वो लेडी कैसे रिलेटेड इस पर्सन से, मदर। ये लेडी जो है, ये लेडी इस पर्सन से कैसे रिलेटेड है, मदर के रूप में, यानी कि ये लेडी इस पर्सन की क्या हुई, मदर हुई। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको लिख के समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से लिख के आप बनाएंगे तभी आप इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि आंसर मदर है। क्यों, क्योंकि देखिए वही बताया, द ओनली डॉटर ऑफ लेडीज़ फादर। अगर लेडी का, उस लेडी का जो फादर उसकी ओनली डॉटर, तो लेडी खुद ही हो गई। ठीक, तो वो उसकी माँ हो गई उस पर्सन की, हु इज़ द मदर ऑफ द पर्सन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा। वैसे मैंने बहुत इजी करके आपको समझा दिया है इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ जाए, ये भी वैसे ही एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, क्यूज़ मदर इज सिस्टर ऑफ पी। क्यू की जो मदर है वो सिस्टर ऑफ पी है और डॉटर ऑफ एम है। मतलब क्यू की जो मदर है वो पी की सिस्टर है और एम की डॉटर है। ठीक, एस इज़ डॉटर ऑफ पी। एस जो है पी की डॉटर है और टी की सिस्टर है। हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी। अब एम और टी में क्या रिलेशन है ये बताना है आपको। चलिए बताइए जल्दी से, एम और टी में क्या रिलेशन होगा। क्योंकि जो मदर है वो सिस्टर है पी की और डॉटर है एम की, और एस की जो डॉटर है, और एस जो है वो डॉटर है पी की और सिस्टर है टी की। तो एम किस तरह से रिलेटेड हुआ, टी से। चलिए जल्दी से सोच के बताइए, निकाल के देखो भैया, आपको उसको लिख के करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था ना, लिख के निकलेगा इसका आंसर। जल्दी से निकालिए और बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें बिल्कुल सिंपल है कि एम जो है टी से कैसे रिलेटेड है। एम टी का क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर। कैसे, चलिए जल्दी से समझते हैं अब। क्यूज़ मदर इज़ सिस्टर ऑफ पी। अब जैसे मान लीजिए ये एक क्यू है, ठीक है, इसकी जो मदर है वो क्या है, पी की सिस्टर है। मान लो ये पी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिस्टर हो गए। ठीक, और क्यू की जो मदर है ये किसकी डॉटर है, एम की। ठीक है, तो ये किसकी डॉटर हो गई, एम की। ठीक है, और एस जो है किसकी डॉटर है, एस जो है किसकी डॉटर है, एस इज़ डॉटर ऑफ पी। तो एस जो है किसकी डॉटर है, पी की, और एस जो है किसकी सिस्टर है, टी की। ठीक, एस टी की सिस्टर है। ठीक है, और एस किसकी डॉटर है, पी की डॉटर है, और पी क्या है, एम की सिस्टर है। तो पी और एम दोनों क्या हैं, सिस्टर है। ठीक है, और एम किसकी डॉटर है, सॉरी क्यू की जो मदर है एम, है ना, क्यू की जो मदर है ये एम, इसको मदर कर दें, MOTHER। ये जो मदर है, मतलब जो क्यू की मदर वो किसकी डॉटर है, एम की डॉटर है। सॉरी, इसको एम नहीं बोलेंगे, इसको मदर बोलेंगे पूरा हम, इसी की वजह से कन्फ्यूजन हो गया। तो जो मदर है, क्यू की जो मदर है वो किसकी डॉटर है, एम की डॉटर है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछ रहा है कि टी, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी। तो एम कैसे रिलेटेड है टी से। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें बताना है। कैसे रिलेशन है ये भाई, देखिए मदर, क्योंकि जो मदर और पी की सिस्टर है, ये दोनों बहन बहन हो गए, मान लो भाई बहन या बहन बहन मान लो। ठीक, इसकी डॉटर एस है और
एस जो है पी की डॉटर है और टी जो है इसकी सिस्टर है एस, ठीक है। तो जैसे कि क्यू जो है, क्यू का ग्रैंडफादर कौन हुआ, एम हुआ, तो ये दोनों जब बहनें हैं तो ये टी का भी तो ग्रैंडफादर हुआ, है ना। तो एम क्या हुआ, एम जो क्या हुआ, ग्रैंडफादर हुआ किसका, टी का, ठीक है। इस तरह से ये रिलेशन निकलेगा। देखिए इसमें क्या समझाया गया है, ग्रैंडफादर। इट इज़ क्लियर दैट क्यूज मदर एंड पी आर डॉटर ऑफ एम। देखिए बहुत आसानी से यहाँ समझाया, ये क्लियर है कि जो क्यू की मदर है और पी है ये दोनों किसकी डॉटर हैं, एम की डॉटर है, ठीक है। जो क्यू की मदर और पी ये दोनों एम की डॉटर हो गई क्योंकि दोनों सिस्टर हैं भाई। जब ये दोनों सिस्टर हैं मदर और पी तो एम की डॉटर हो गई। तो एस एंड टी आर डॉटर ऑफ एंड सन ऑफ पी, और जो एस और टी है ये डॉटर और सन है पी के। जब पी के डॉटर और सन है तो एम क्या होगा, ग्रैंडफादर नहीं होगा, एम इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ टी। भाई एम जो है फादर है किसका, इन दोनों का, और इनके बच्चे फिर इनके क्या हुए, एम के ग्रैंडसन हुए, तो एम क्या हो गया, ग्रैंडफादर हो गया। तो इस तरह से एम क्या हो गया, ग्रैंडफादर ऑफ टी हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पूछ रहा है मैक्सिमम सूट इज रिलीज्ड फ्रॉम, मैक्सिमम सूट सबसे ज़्यादा सूट कहाँ से निकलता है, बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान है ये तो। थर्मल पावर प्लांट्स, ए, बी पेट्रोल व्हीकल, सी डीजल व्हीकल, डी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। कौन सा होगा इसमें, जल्दी बताइए। मैक्सिमम सूट कहाँ से निकलता है, देखिए बहुत आसान है, इसका आंसर है थर्मल पावर प्लांट। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत सोचने वाली बात है, ये आपको याद रखना होगा। थर्मल पावर प्लांट से मैक्सिमम सूट निकलती है। अब सूट होता क्या, आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज सूट। देखिए सूट क्या होता है, काला काला सब्सटेंस होता है जो निकलता है, जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। अब होता क्या एक्चुअली सूट, जानते हैं। देखिए क्या बता रहा, देखिए थर्मल पावर प्लांट्स रिलीज वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ सूट। याद रखिएगा जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूट निकालते हैं। और सूट होता क्या है, इट इज़ मेनली रिलीज ड्यू टू कंबशन ऑफ कोल। याद रखिएगा कोयले के जलने से। और थर्मल पावर प्लांट में मेनली क्या यूज़ होता है, कोयला ही तो यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सूट जो होता है वो मेनली कोयले के जलने से निकल रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला यूज़ होता है और थर्मल पावर प्लांट से मेनली सूट ज़्यादा निकलता है। और सूट है क्या, एक इम्प्योर कार्बन है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का जब पूरा कंबस्शन नहीं होता है, ठीक है, व्हेन हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट दे आर, जब उनका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। तो सूट क्या है, प्योर कार्बन है जो प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सूट क्या है, एक इम्प्योर कार्बन है जो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ कैंसर एंड लंग डिजीज़। और ये क्या करता है, बहुत सारे कैंसर और लंग डिजीज़ भी कॉज करता है। कौन, सूट। सूट जो है वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर कॉज करता है और लंग डिजीज़ भी कॉज करता है सूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आर। जल्दी से बताइए बायोगैस के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर बायोगैस को बनाती हैं, जल्दी से बताइए। ब्यूटेन एंड मीथेन, ए मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी सी मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या डी मीथेन एंड हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है मेरे ख्याल में, तो एक दो बार। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस के क्या हैं स्टूडेंट्स, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पता होना चाहिए आपको। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बायोगैस के, बायोगैस किससे मिलके बनती है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनती है। ये ज़्यादातर सबसे मैक्सिमम अमाउंट में यही होता है इसमें, ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए बायोगैस क्या है। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ
मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। बायोगैस मेनली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है जब ऑर्गेनिक मैटर का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये गैस बनती है, बायोगैस, ठीक है। कैसे बनती है? ऑर्गेनिक मैटर के एनएरोबिक ब्रेकडाउन से। और बायोगैस को क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी बोलते हैं इंडिया में। और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ये भी याद रखिएगा। बायोगैस क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। बायोगैस क्या है? एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इसको गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद और कुछ बता रहा है बायोगैस के बारे में। देखिए क्या बता रहा है। बायोगैस इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट। बायोगैस किससे बनाते हैं हम? एग्रीकल्चरल वेस्ट का यूज़ करके बनाते हैं, सीवेज का यूज़ करके बनाते हैं, प्लांट वेस्ट का यूज़ करके बनाते हैं, फूड वेस्ट का यूज़ करके बनाते हैं। यानी कि जितना भी कूड़ा कचरा जो भी घर खेती बाड़ी यहाँ वहाँ से निकलता है वो सारा यूज़ करते हैं। उसको एक बड़ा सा गड्ढा जैसा बनाते हैं, बड़ा सा चेम्बर बनाते हैं, जिसको हम बायो रिएक्टर या बायो डाइजेस्टर कहते हैं। उसी में उसको डाल देते हैं पूरा पेस्ट बना के। फिर अंदर जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है इस सभी कूड़े कचड़े का, इन सभी ऑर्गेनिक मटेरियल का, और फिर वहाँ पे हमें बायोगैस मिलती है और इसको हम खाने वाने बनाने के लिए किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बायोगैस एज ए फ्यूल यूज़ होता है। तो कैसे बनती पता लग गया आपको? एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज़ करके, सीवेज वेस्ट को, प्लांट वेस्ट, फूड वेस्ट, इन सभी को यूज़ करके इन सभी को हम एक चैम्बर में डालते हैं, बड़े से चैम्बर में, जिसको बायो रिएक्टर या बायो डाइजेस्टर कहते हैं, और उसी के अंदर इसका एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है और बायोगैस बनती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेंस या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं या जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हीं की मदद से ये बायोगैस बनती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बायोगैस कैसे बनती है, मिथेनोजेंस की हेल्प से बनती है या एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की प्रेजेंटेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए ये पूछ रहा है, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ। ओजोन लेयर किसकी मदद से बनती है? ओजोन लेयर भाई, ए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बी क्लाउड्स, सी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, या डी कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताइए वो ओजोन किससे बनती है? तो ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबको पता है ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन से ही बनती है, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करके बनती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो ये इस तरह से ओजोन लेयर बनती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करके, ठीक है। चलिए और जानते हैं ओजोन के बारे में। क्या बोल रहा है यहाँ? आंसर दिखाया कि भाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ओजोन बनती है, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, पहले मैंने आपको बता दिया। ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो एटमॉस्फेयर में बनता है, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करके बनता है। इट्स मेनली प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है भाई, ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में। तो ये मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है, और ये लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है, वहीं मौजूद रहती है, ठीक है। फॉर्मूला इसका O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनता है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जो कि सन से आता है और हमें आती है। और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जो अर्थ की सरफेस से 15 से 35 किलोमीटर की दूरी होती है, यहीं पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर, एक ओजोन एक लेयर के रूप में ऐसे पूरी यहाँ से वहाँ से समझ लो एटमॉस्फेयर में ऐसे पूरी इधर से उधर पूरे पृथ्वी को ये कवर कर रखी है। जैसे मान लो ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ ये ऐसे प्रेजेंट है। ये मान लो सेंटर में पृथ्वी है तो उसके चारों तरफ ये ओजोन इस तरह से O3 प्रेजेंट है। और सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, पैराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं, जो आती हैं, उनसे हमें ये बचाता है। और ये 15 से 35 किलोमीटर के एरिया में प्रेजेंट होती हैं अर्थ की सरफेस से। जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में मेनली सारी ओजोन पाई जाती है, और ये मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, याद रखना। मेनली किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
और आशा करूंगा कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर ये प्रेजेंटेशन पसंद आया स्टूडेंट्स तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये प्रेजेंटेशन आपको पहले मैंने आपको बता दिया है NTA UGC नेट के पेपर 1 में आपको पूरी तरह से मदद करेगा 100%। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सोच समझ के सारे एग्ज़ाम पैटर्न को, लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। तो इसको आप मन लगा के पढ़िए और मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो करिए और यहाँ भी सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए और ये वीडियो सबको शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कल। थैंक यू।